सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका अर्थ समझना जरूरी है। सत्ता, पावर। पावर क्या होती है? किसी के पास जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है उसको हम पावर कहते हैं, या किसी के पास राजनीतिक वजूद होता है उसको बोलेंगे सत्ता। उस सत्ता है राजतंत्र में, मोनार्की में किंग है उसके पास पावर रहती थी। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके पास सत्ता रहती है। आर्मी गवर्नमेंट है, उसमें आर्मी के चीफ होते हैं या उनका एक ग्रुप होता है, उसके पास में पावर रहती है, सत्ता। इस सत्ता को ही क्या करना है? शेयर करना है या इसकी साझेदारी करनी है। ठीक है, ये एक व्यक्ति के पास ना रह के कई लोग हैं, नीचे स्तर तक सत्ता है वो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर है, उसको एग्जाम्पल हैं 3 कंट्री के, उनके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। पहले हम उन एग्जाम्पल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमें ये डेफिनेशन है और उसके बारे में सारी डिटेल से जानकारी हमें अपने आप मिलने लग जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल है बेल्जियम। बेल्जियम बेल्जियम क्या है बच्चों? बेल्जियम है यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप है, उसमें भी वेस्टर्न यूरोप है, उसमें भी ये कंट्री पड़ता है। इधर यहाँ एक मैप बना हुआ है बेल्जियम का। इस बेल्जियम में क्या है? सत्ता की साझेदारी कुछ प्रॉब्लम आई। यहाँ इसके 2 डिवीजन हैं। बेल्जियम में 2 मेनली लैंग्वेज बोलने वाले क्या है? ग्रुप हैं। एक है डच और एक है फ्रेंच, फ्रांस और एक डच। अब डच है वो एक नीदरलैंड एक कंट्री है, नीदरलैंड, ये भी इसके बिल्कुल पास में नेबरिंग कंट्री है। इस नॉर्थ है तो इधर की तरफ है ये नीदरलैंड पड़ता है, इधर की तरफ नीचे क्या है? फ्रांस पड़ता है। इन दोनों का इस पर प्रभाव है। तो यहाँ बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन है क्या बोलती है? डच लैंग्वेज बोलती है। बेल्जियम है टोटली क्रिश्चियन कंट्री है, कलर एक जैसे होते हैं यूरोपीय कंट्रियों के, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है? लैंग्वेज की सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, डच हो गई और 40% हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपर वाला एरिया है उसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। कौन सा? फ्लेमिश। और नीचे वाला रीजन है जहाँ फ्रेंच बोलने वाले जाता है उसको बोलते हैं वेलोनिया। वेलोनिया रीजन जैसे इंडिया का पार्ट हो गया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इस तरह से बेल्जियम में उसके 2 पार्ट हो गए, एक फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में कौन बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलने वाले। वेलोनिया है उसमें कौन मेजोरिटी में है? फ्रेंच बोलने वाले। टोटल कंट्री को मिलाएं, टोटल कंट्री में 59 डच लैंग्वेज बोलने वाले और फ्रेंच हैं वो कितने हैं? 40%। लेकिन रीजन में यहाँ मेजोरिटी में फ्रेंच बोलने वाले और जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ है डच स्पीकिंग पर्सन। ठीक है, कैपिटल है इनकी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स आता है फ्लेमिश रीजन में। ठीक है, कैपिटल कौन सी है इनकी? ब्रुसेल्स। इस ब्रुसेल्स के अंदर क्या होता है? ब्रुसेल्स के अंदर 80% हैं वो हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले। कंट्री में भले ही फ्रेंच हैं वो मैंडेटरी में है, लेकिन कैपिटल में 80% है और 20% बाकी बचे ये होगा डच। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। समस्या यहाँ क्या होने लगी? 1960 के बाद और 70 के बीच में, 10 साल के बीच में, क्योंकि इससे 15 साल पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वार ही खत्म हुआ था, उस समय सारे हिटलर से परेशान थे। उसके बाद फिर यूरोप में कोल्ड वार है वो स्टार्ट हो गया, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। अब यहाँ लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ डिवीज़न होने लग गया।
डच बोलने वाले हैं ये रीजन, ये कह रहे थे कि नीदरलैंड के हमारे में मिल जाओ। फ्रांस है वो इन वेलोनिया रीजन वालों से कह रहा था फ्रांस में मिल जाओ, उसका पार्ट बन जाओ, तो हमें तुम्हारा एक स्टेट बना देंगे। अब इसी में इनमें 10 साल तक क्या है विवाद होते रहे। इसके बाद फिर इन्होंने समझौता किया, समझौता करने के बाद कुछ क्या है इन्होंने डिसीजन निकाले। डिसीजन है उनको हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने उसकी बेसिक सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझ लिया। कहाँ की? बेल्जियम की। दूसरा एग्जाम्पल दिया है इसमें श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पड़ता है बच्चों? श्रीलंका पड़ता है एशिया में, इंडिया के बिल्कुल नीचे, साउथ एशिया में। श्रीलंका में क्या है, यहाँ पर 74% पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है? सिंहला लैंग्वेज, सिंहली भाषा बोलती है। सिंहला सिंहली एक ही बात है। 18% जो पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है? तमिल भाषा बोलती है, जो इंडिया के तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल भाषा। इन 80% में इनके दो पार्ट हैं। जो 13% है वो कौन है? श्रीलंकाई तमिल है, जो कि बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। बहुत पहले का मतलब कि यहाँ पर ये जब चोल, पांड्य और पल्लव पीरियड था हिस्ट्री में, उस समय के जो तमिलनाडु के लोग हैं वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए आ गए। और 5% वो हैं जिनको बोलते हैं भारतीय तमिल। अब ये भारतीय तमिल कौन है? इंडियन तमिल। इंडियन तमिल कौन है? इंडियन तमिल वो है जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर हैं, वो काम करने के लिए श्रीलंका में लेके आए। यहाँ पर चाय के बागान हैं, रबड़ के बागान हैं, मसाले हैं, गन्ने हैं, केला है, उनके बागानों में काम कराने के लिए तमिलनाडु से वर्कर्स हैं, उनको लेके आ गए और वो यहीं पर बस गए। श्रीलंका की कहानी है। श्रीलंका ने क्या है, पावर शेयरिंग करने से मना कर दिया। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग की नहीं। उन्होंने एक एक्ट लाया वो 1956 में। इस एक्ट से पहले हम जान लेते हैं कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। किससे? ब्रिटेन से। और इंडिया हुआ 1947 में। दोनों देश किसके अंदर में थे? ब्रिटेन के। अब आज़ाद होने के बाद 1 साल बाद आज़ाद हुआ। कुछ समय के बाद यहाँ पर एक कानून लाया 1956 का एक्ट। ये बहुत क्या है, एक कंट्रोवर्शियल एक्ट था। इस एक्ट के अनुसार उन्होंने क्या किया, इस एक्ट में बताया कि यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी रहेगी? सिंहला ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। सिंहला है ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको डिक्लेयर कर दिया 1956 में। अब जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या गई। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, उनके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ये ज़बरदस्ती थोप दी गई, पढ़ना है तो केवल इसी भाषा में पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट के जो वर्क हैं वो इसी में होंगे, कोर्ट के काम हैं इसी में होंगे, सिंगला लैंग्वेज में। अब इंडिया के जो तमिल भाषा बोलने वाले, तमिल है वो बहुत इंडिया की बहुत पुरानी भाषाओं में से एक पुरानी भाषा है, तो तमिल बोलने वाले हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। श्रीलंका ने इनकी बिल्कुल नहीं सुनी और 1980 के बाद इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पॉलिटिकल उन्होंने स्ट्राइक की, लेकिन श्रीलंका में जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल इसकी नहीं सुनी। उसके बाद इन्होंने तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनमें से एक ओवर के टेररिस्ट ग्रुप भी बना लिया, जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। हेड थे इसके प्रभाकरन। इन्होंने LTTE है, इनके हेड है या जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसकी वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, उनकी डेथ हो गई। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं प्रेमदासा, उनकी भी डेथ हो गई थी। 2008 के बाद इन्होंने चाइना के हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनकी हेल्प से और चाइना की हेल्प की वजह से और तमिल है उनका जो टेररिस्ट ग्रुप उनका सफाया कर दिया। उसके बाद इन्होंने इस एरिया में इलेक्शन कराए और उनको कुछ डेमोक्रेटिक राइट भी दिए।
इनकी तमिल भाषा है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, काफ़ी हद तक इनको अपनी लैंग्वेज में काम करने की छूट दे दी। अब श्रीलंका है वो लैंग्वेज के हिसाब से इतना ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। तमिल है, श्रीलंका का मैप है, श्रीलंका में ये क्या है, नॉर्थ और ईस्टर्न एरिया में रह रहे थे, इधर कोस्टल रीजन है, यहाँ सिंगली रह रहे थे और यहाँ तमिल, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास में थे। इंडिया के तमिलनाडु के लोग हैं वो इधर नाव हैं या प्राचीन काल से यहाँ पर आते रहे थे, तो यहाँ बस गए। दो देशों का एग्जाम्पल हो गया। अब एक पढ़ लेते हैं हम लेबनान का एग्जाम्पल। लेबनान वेस्टर्न एशिया का एक कंट्री है, लेबनान। वेस्टर्न एशिया का देश है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल इनके बिल्कुल पास में है। यहाँ पर एक कहानी है, उसके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का है। इसकी हेडिंग दी है खलील डिलेमा। हिंदी में है खलील की उलझन। अब ये खलील की उलझन है कहानी के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। इंडिया में जो कहानी चलती है उसमें विक्रम बेताल की कहानियाँ चलती हैं, पढ़ी होंगी तुमने या सुनी होंगी। उसमें बेताल एक भूत होता है, विक्रमादित्य राजा होता है, वो उसको पकड़ के लाता है। वो कहता है कि पूरे रास्ते तक मेरी कहानी सुनेगा, नहीं सुनेगा तो तेरा सर फोड़ दूंगा, गलत आंसर दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। ये कई बार ऐसे चलती रहती है। तो इसमें विक्रम बेताल है, उसको विक्रम को कहानी सुनाता है कि मैं तुम्हें खलील की कहानी सुनाता हूँ और तुम्हें इसके सुनना है, लास्ट में आंसर देना है। खलील है उसकी क्या है, लेबनान का रहने वाला है, एक स्टूडेंट है आपकी तरह ही। उसकी मदर और फादर, मदर है वो उसकी मुस्लिम थी, फादर क्रिश्चियन थे। अब वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है कि उसको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। वो एम्बिशियस पर्सन है, खलील महत्वाकांक्षी लड़का है, कंट्री का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कंट्री की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है उसको पहुंचना चाहता है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर हैं, वो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम समझाते हैं कि तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, ठीक है। अब वहाँ क्या किया है उन्होंने लेबनान में वो स्टैम को रिलीजन और सोशल ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन होगा, क्रिश्चियन होगा, ईसाई, वो भी कैथोलिक, क्रिश्चियन में भी पार्ट होते हैं तीन मेजर, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक और वो भी मैरोनाइट सेक्ट से। मैरोनाइट क्या होता है, एक पंथ होता है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में पंथ है, उनके बारे में बात करें तो सात, शैव, वैष्णव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव और शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त। प्रेसिडेंट ये बनेगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पीएम। पीएम बनेगा यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम, मुस्लिम होगा वो भी सुन्नी। डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है वो कौन बनेगा, क्रिश्चियन रहेगा लेकिन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या ब्रांच होती है, क्रिश्चियन है, उनकी तीन ब्रांच होती है, उनमें से बड़ी ब्रांच है। ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न यूरोप और रशिया में मिलते हैं, रशिया में इनको मानने वाले ज़्यादा हैं। कैथोलिक हैं वो मिलेंगे यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर मिलेंगे। प्रोटेस्टेंट हैं वो ब्रिटेन में ज़्यादा हैं। डिप्टी पीएम और एक पोस्ट बच गई स्पीकर। इंडिया में लोकसभा अध्यक्ष होता है और स्टेट असेंबली है, उनका भी एक स्पीकर होता है। वो रहेगा मुस्लिम, लेकिन कौन, शिया मुस्लिम। अब यहाँ काम मुस्लिम और क्रिश्चियन से नहीं चलेगा, उस मुस्लिम के अंदर यहाँ पीएम बनना है तो सुन्नी होना चाहिए,
और स्पीकर बनना है तो सिया होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनना है तो क्रिश्चियन होना चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन कौन सा? कैथोलिक वाला, और कैथोलिक में भी मैरोनाइट पंथ का। इतने ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना रखी है लेबनान में, आज भी यही व्यवस्था चल रही है। खलील इसी जो पॉलिटिकल डिवीजन है 4 बड़ी बड़ी पोस्टों का, इनसे वो परेशान है। वो कह रहा है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, कैसे बनूं? तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, वो मना करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, हमने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी, तब जाके ये सबसे बेस्ट जो तरीका है इसको हमने एडॉप्ट किया। कैसे तरीका एडॉप्ट किया हमने? जो ये आपके सामने ये किया। अब खलील के सामने एक और समस्या है, क्योंकि वो किसी एक रिलीजन का नहीं है, फादर हैं उसके क्रिश्चियन थे और मदर हैं वो मुस्लिम थी लेबनान में, क्योंकि वहाँ बराबर लगभग पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर इस तरह की इंटर जो रिलीजन मैरिज है वो कॉमन थिंग्स है। उससे पहले ये है कि जब ये समझौता हो रहा था उससे शुरुआत में 60% कौन थे वहाँ पर? मुस्लिम थे, और 40% के आसपास कौन थे? क्रिश्चियन। और इससे पहले 1950-60 से के आसपास 50-50% पॉपुलेशन थी। प्रेजेंट टाइम में थोड़ी मुस्लिमों की पॉपुलेशन थोड़ी सी क्रिश्चियन से ज़्यादा हो गई है। ये यहाँ की स्ट्रक्चर है। विक्रम बेताल कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। फिर विक्रमादित्य से क्वेश्चन पूछता है बेताल कि तुम होते तो क्या करते, ठीक है, फिर वो उसका अपना आंसर देता है और फिर वो वापस कहाँ चला जाता है? उस पेड़ पर जहाँ पर वो उल्टा लटका रहता था। ठीक है, तो कहानी के द्वारा समझाने की ये सत्ता की साझेदारी कोशिश की गई। तो हमने 3 देशों के बारे में पढ़ लिया, एक बेल्जियम, एक श्रीलंका और एक लेबनान। अब बेल्जियम के बारे के पास दोबारा चलते हैं हम। बेल्जियम में नेक्स्ट हेडिंग है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम ने कैसे तरीका अपनाया? बेल्जियम ने कुछ तरीके अपनाए कि यहाँ पर किस तरह से शांति हो। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, 1970 से पहले और 1993 के बीच में 4 बार संशोधन किए, अमेंडमेंट किए। किसके लिए किए? ये इसके लिए किए कि इस देश में कैसे बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि लड़ाई हो रही थी इनमें। डच बोलने वाले हैं वो उधर जा रहे थे, फ्रेंच बोलने वाले हैं वो फ्रांस की तरफ जा रहे थे। अब इन्होंने एक तरीका अपनाया। उस समझौते के अनुसार इक्वल मिनिस्टर्स ऑफ ईच लैंग्वेज ग्रुप, प्रत्येक जो भाषा बोलने वाले हैं उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है उनकी संख्या बराबर होगी, मंत्रियों की संख्या बराबर। अब भले ही पॉपुलेशन है वो डच बोलने वालों की ज़्यादा है 60, फ्रेंच बोलने वालों की क्या है 40 है, उसके बावजूद भी मंत्रियां बनेंगे वो बराबर के रहेंगे। कहाँ पर? बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा समझौता क्या हुआ है इनमें? दूसरा समझौता किया है इन्होंने कि यहाँ पर जो बेल्जियम, ब्रुसेल्स की कैपिटल है, बेल्जियम कैपिटल है ब्रुसेल्स, इस कैपिटल में भी इक्वल सीट डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल सीट्स हैं वो दी जाएंगी। किसको? डच बोलने वालों को और फ्रेंच बोलने वालों को, क्योंकि यहाँ भले ही कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले 80% है और डच बोलने वाले 20% हों, लेकिन पूरी कंट्री में मेजोरिटी डच बोलने वालों की ज़्यादा है। सेंटर में जब बराबर की मिनिस्टर पोस्ट दे दी तो कैपिटल में जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप की गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर भी बराबर सीट्स दी जाएंगी। दूसरा
समझौता किया गया। तीसरा समझौता क्या हुआ, स्टेट हैज मोर पावर, जो राज्य हैं उनको ज्यादा शक्तियां दी गई, राज्य हैं उनको ज्यादा शक्तियां दी गई। किस लिए दी गई, क्योंकि इंडिया में राज्य उनको इतनी ज्यादा पावर है नहीं। इंडिया में यदि किसी मुद्दे पर से केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार में किसी मुद्दे पर विवाद है तो केंद्र सरकार को ज्यादा सुना जाएगा बजाय राज्य सरकार के। लेकिन बेल्जियम में राज्य उनको ज्यादा पावर दे दी, जिससे कि राज्य हैं जहाँ बोलने वाले डच या फ्रेंच बोलने वाले राज्य हैं वो अपने हिसाब से कानून बना सके और उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारे ऊपर तानाशाही की जा रही है। तो 3 ये तरीके हो गए। चौथा तरीका इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार समुदाय से बना है, कम्युनिटी होती है इंडिया में डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी, धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, कम्युनिटी की धर्मशाला होते हैं, कम्युनिटी के पार्क होते हैं। इस तरह से ये बनी है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कहाँ पर, बेल्जियम में। कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग तरह की, बिना गवर्नमेंट की हेल्प से अपनी एक भाषा बोलने वाले हैं उन्होंने अपनी एक क्या बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। जैसे फ्रेंच बोलने वाले हैं तो उसमें केवल फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ही शामिल होंगे, वही अपनी अरेंजमेंट करेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, तो बड़े बड़े जो इनके अंदर डिपार्टमेंट है या उन पे काम कर सकते हैं वो थे शिक्षा और चिकित्सा, हेल्थ एंड एजुकेशन। कहीं स्कूल खुलवाना है डच बोलने वालों के लिए, फ्रेंच बोलने वालों के लिए, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट खुलवाने का काम करती थी। कहीं किसी छोटी डिस्पेंसरी खुलवानी है, छोटे हॉस्पिटल खुलवाने हैं, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है अपनी भाषा बोलने वालों के लिए इस तरह की सरकार बनाई गई। तो 4 तरह की यहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट या 4 तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एडॉप्ट किया गया। आज भी बेल्जियम में चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में बेल्जियम में जो पहले नीदरलैंड में और फ्रांस में मिलने की लड़ाई हो रही थी, अब पीसफुल कंट्री है, बिल्कुल शांत है। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के जो संघ है उनका एक हेड है ऑफिस, वो ब्रुसेल्स में खुली गई। पीसफुल कंट्री है, एशिया इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यूरोप के कंट्री तो ऐसे ही डेवलप कंट्रीज हैं। तो 4 तरीके यहाँ अपने गए। पहले मिनिस्टर है उनको बराबर पोस्ट दे दी, दूसरा ब्रुसेल्स में भी इक्वल सीट दे दी गई, और तीसरा स्टेट के पास ज़्यादा पावर दे दी, और कम्युनिटी गवर्नमेंट है। 4 तरीके हैं। इंडिया में तो क्या है, इंडिया में जो ज़्यादा सीट लाएगा चुनाव जीतकर, स्टेट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, 51% जिसके पास सीट रहेंगी वो एक पार्टी हो या पार्टी मिलकर चुनाव लड़े या चुनाव के बाद गवर्नमेंट बनाए, जिनको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। 51% सीट जिसके पास रहेंगी उन्हीं का सीएम रहेगा, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, उनके ही मिनिस्टर रहेंगे। दूसरा, इंडिया में क्या होते हैं, मंत्री होते हैं ज़्यादातर उसी पार्टी के रहते हैं जिस पार्टी की मेजोरिटी है, जिसकी सरकार है। ठीक है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी रहे, लेकिन मिनिस्टर है वो डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उनकी बराबर की मात्रा रहेगी। तीसरा, यहाँ पर 1% लोग हैं, 51%, 59% डच थे, 1% है वो जर्मन स्पीकिंग बोलने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि जर्मन इसके बिल्कुल ईस्टर्न साइड में 1% है, उनका इतना पॉलिटिकल रोल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि बेल्जियम के अंदर किस किस तरह के सोशल ग्रुप हैं या किस तरह के लैंग्वेज ग्रुप हैं वो रह रहे हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी का नेक्स्ट है, इसको हम पार्ट 2 में बाकी हम